हैं थर्मैक्स से। और कंपनी ने जो है अपने चौथी तिमाही की जो नतीजे पेश किए वो बहुत ही बढ़िया नतीजे हैं। 22% मुनाफा बढ़ा है, साथ ही 20% आमदनी भी देखने को मिली है बढ़त के साथ, और एबिटा 37% बढ़कर 273 करोड़ के पार चला गया है। तो ऑल फ्रंट्स पे नंबर काफ़ी अच्छे आए हैं और मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के एमडी एंड सीईओ आशीष भंडारी जी। आशीष जी नमस्कार सर। नमस्ते नीरज जी। आशीष जी, पहले तो नंबर से पहले मुझे एक इस समय का जो बिग एनवायरनमेंट है कंट्री का, इकोनॉमी का, उस पर बताइए क्या आप लोगों की राय क्या बनती है? बोर्ड रूम में आप लोग सुबह चाय पीते समय क्या डिस्कस करते हैं? बोर्ड रूम में बातें कम होती हैं, फील्ड में ज्यादा होती हैं। मैं दोनों की बातें बता सकता हूँ। दोनों जगह मूड ऑप्टिमिस्टिक ही है। जो छोटे मोटे इलेक्शंस वगैरह के लिए टेम्परेरी ऊपर नीचे है वो चलते रहेंगे, बट जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है पॉजिटिव ही है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज जहाँ से भी मैं बात करता हूँ, पिछले 2 महीने में हम रोड शो टाइप कर रहे थे जहाँ मैंने 1,000 से ज़्यादा हमारे कस्टमर्स करीब इंडिया के 8 सिटीज़ में आए थे थर्मैक्स के इन रोड शोज में। जहाँ से भी बात की है जनरल मूड पॉजिटिव ही है। ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, नए बिजनेसेस में एंटर करना चाहते हैं। काफ़ी जगहों में रिस्क भी है, स्पेशली ये जो नई एनर्जी और ग्रीन एनर्जी वाली एरियाज हैं वहाँ पे काफ़ी टेक्नोलॉजी के ओपन प्रश्न हैं अभी भी, जिनमें रिस्क भी आता है, पर उस रिस्क के साथ अवॉर्ड भी पॉसिबल है। तो ओवरऑल पॉजिटिव ही मोमेंटम है एंड पॉजिटिव ही मूड है। ओके सर, इससे पहले कि हम आपके डिटेल में थोड़ा नंबर्स में समझें या प्रोस्पेक्ट, एक छोटा जी सवाल और। जी। पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं बहुत तरह तरह की बातें चलती हैं और मार्केट बहुत जिटरी हो गया है, इस समय बड़ा रिएक्ट वैसा ही कर रहा है। क्या आपके जो क्लाइंट हैं जिनके भी आप बात कर रहे थे 1500, उनके अंदर भी कोई आशंका चिंता है? मेरे ख्याल से देखिए, पहली बात, मैं पर्सनली और हमारी कंपनी की लीडरशिप भी डे टू डे हमारा स्टॉक प्राइस देखती भी नहीं है। प्राइस नहीं, जो हम हर दिन बिजनेस कंट्रोल नहीं कर एनवायरनमेंट सर। सकते उस पे टाइम, हाँ, बट जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है पॉजिटिव ही है। एक तो सेक्टर्स हैं जहाँ पे स्टील जैसे, शुगर जैसे, एग्रोफ्यूल्स, वहाँ पर काफ़ी कस्टमर्स ने अपने डिसीजंस होल्ड पे रखे हैं, थोड़ा इलेक्शन की वजह से, थोड़ा बारिश वगैरह, प्रोडक्शन कैसा है उस हिसाब से। तो थोड़ा सा स्लो डाउन पिछले 1 डेढ़ महीने में डेफिनेटली है कि इलेक्शंस का क्या नतीजा आता है उस बेसिस पे। पर जिससे भी बात की है वो सब कह रहे हैं बस 1-2 महीने का ठहराव है, उसके बाद वापस एक्शन का टाइम है। ओके सर, परफेक्ट। ये बहुत ज़रूरी था समझने के लिए, क्योंकि आजकल लोग थोड़ा बिग पिक्चर जरूर समझना चाहते हैं। अब सर नंबर्स पे बात करते हैं आपकी। जी। अलग अलग सेगमेंट्स हमने देखा, बहुत अच्छा है। केमिकल वाला थोड़ा सा नरम है, और वो मुझे बताइएगा क्यों है ऐसा। और जो आपने ग्रीन एनर्जी वाले में कहा कि टेक्नोलॉजी डिसरप्शंस या अभी क्लैरिटी नहीं कि किस तरह की चीज़ें हों, उसमें आगे का आउटलुक कैसा दिख रहा है? हाँ, तो पहले केमिकल्स लेता हूँ। केमिकल्स आप देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी रही है, 18% से ऊपर है। ग्रोथ जैसे हमने कमिट किया था वो नहीं हो पाया है। दो कारण है उसके। एक, जो हमारे थोड़ी स्ट्रैटेजी वगैरह वाले एक्शंस थे डिमांड इंक्रीज करने के, वो थोड़ी स्लो हैं, पर ये आने वाले साल में मुझे बहुत बुलिशनेस है केमिकल बिजनेस को लेके। दूसरा, एक हमारा केमिकल्स बिजनेस एक्सपोर्ट भी काफी करता है, और ये जो लॉजिस्टिक्स के इश्यूज हुए हैं उसकी वजह से हमारा काफी सामान पानी पर था, और जिसको कि हम रेवेन्यू में कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो ये दो रीजंस हैं केमिकल बिजनेस के लिए। न्यू एनर्जी में दो हिस्से हैं। एक है जहाँ पे बिजनेस ग्रो कर रहा है, जो कि हमारा बायोमास से जिससे हम स्टीम बनाते हैं वो बिजनेस, और जो रिन्यूएबल पावर वाला बिजनेस है, सोलर विंड हाइब्रिड वाला वो बिजनेस। ये दोनों बिजनेस कंटिन्यू स्टेबल बिजनेस हैं, कंटिन्यू टू ग्रो, और इनमें काफी इन्वेस्टमेंट भी जा रहा है। इसके अलावा एरियाज हैं जो कि हाइड्रोजन को लेकर हैं जैसे, और फ्यूल सेल्स को लेके, बाकी एक बायोफ्यूल्स वाला भी एरिया है। इन एरियाज में टेक्नोलॉजी पे अभी थोड़ा
क्लैरिटी नहीं है, और डिमांड पे भी थोड़ी कम क्लैरिटी है। पर अगले 3-4 साल में यहीं पे बहुत काम करना है, क्योंकि ये जो एरियाज हैं अगले 20-30 साल वाले ग्रोथ एरियाज हैं। ओके। आशीष जी, क्या एनर्जी में अभी भी कन्वेंशनल सेगमेंट में ज़्यादा लोग फोकस कर रहे हैं, ज़्यादा ड्राइव वहाँ पे चल रहा है, क्योंकि लोगों को लगता है कि रात में बिजली स्टोर नहीं की जा सकती, तो फिर घूम फिर के वहीं चले गए? देखिए, अभी इंडिया ऐसी की ग्रोथ में ऐसा चल रहा है कि हर पोर्शन पे हमें पावर चाहिए। मुझे इंडिया वापस आए करीब 11-12 साल हो गए हैं अब, और इन 12 सालों में पिछले 1 साल में ये डिस्कशन कि ओवरऑल इंडिया में पावर शॉर्टेज हो सकती है अगले 3-4 सालों में, क्योंकि हमारी जो कैपेसिटी एडिशन है वो अभी हमें काफ़ी करनी पड़ेगी। इसीलिए गवर्नमेंट है, कोल पावर प्लांट्स भी देख रहा है और रिन्यूएबल्स पे भी फोकस है। और ये दोनों जो व्हीकल्स हैं, इन पे दोनों पे पांचवें गियर छठे गियर पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में पावर का डिमांड बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में ग्रोथ है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, डेटा सेंटर्स का ग्रोथ है, कंज्यूमर्स की डिमांड का ग्रोथ है। तो हर तरफ से पावर डिमांड का ग्रोथ ही है। तो अभी कन्वेंशनल पावर जो कि कोल बेस्ड है, वहां पे भी बहुत नए प्लांट्स आ रहे हैं और वहां पे भी डिमांड बढ़ेगा, और जो रिन्यूएबल पावर है वहां पे भी बहुत बढ़ेगा डिमांड। सर, क्या आपको लगता है कि ये एक डिकेडल थीम है एनर्जी की, वो किसी भी सोर्स से आए, रिन्यू से आए या ओल्ड से आए, बिल्कुल, ये कम से कम दस बिल्कुल। बारह आई साल अभी थिंक जोरदार तरीके से चलेगी? बल्कि उससे भी ज्यादा चलेगी, क्योंकि इंडिया का जो एनर्जी कंजम्पशन है वेस्टर्न वर्ल्ड से 1/10 है, और मतलब चाइना के करीब में भी पर पर्सन के बेसिस पे 1/3 से भी कम है। तो इंडिया जैसे अगले 25 साल में बढ़ेगा, ग्रो करेगा, एनर्जी डिमांड बहुत ग्रो करेगी। और एक तो एनर्जी डिमांड ग्रो करेगी, और दूसरा ये एनर्जी में शिफ्ट है, एनर्जी ट्रांजिशन, क्योंकि जो एनर्जी है उसको कार्बन फुटप्रिंट और कम करना है, तो उसमें भी बहुत इन्वेस्टमेंट जाएगा। तो नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, कार्बन कैप्चर की, ये सल्फर डाइऑक्साइड रिडक्शन की, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज भी आएंगी और डिमांड भी बढ़ती रहेगी। सो ये डेकेडल ही नहीं, बल्कि 20-30 सालों का शिफ्ट है एनर्जी में। 20-30 सालों का सर। अच्छा, एक सवाल में मैं 3 सवाल जोड़ देता हूँ छोटे छोटे, वो बताइएगा कि FY25 के लिए आपका ग्रोथ ड्राइवर क्या है, और क्या करंट मार्जिन जो बढ़ के है ये और बढ़ सकते हैं? तीसरा, आपने इतना लोन क्यों बढ़ा लिया अपना? देखिए, पे तीनों एक एक करके लेता हूँ। पहले लोन सिंपल है, लोन खाली जा रहा है रिन्यूएबल्स बिजनेस में, और ये एसेट पे है, कंपनी पे नहीं है, इंडिविजुअल एसपीवीज पर है, जहाँ पे रिन्यूएबल पावर के जो हम लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं, वहाँ पे 30% इक्विटी जाती है, 70% डेट जाता है, यही उस इंडस्ट्री का नॉर्म है, और वहीं पे डेट आ रहा है। तो वो दूसरी बात रही। पहली बात, इस साल में मैं क्या देखना चाहूंगा, 3 चीजें देखना चाहूंगा। सबसे पहले, जो जिस जगहों पे हम अच्छा कर रहे हैं वो हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, इन सारी चीजों पे मैं मार्जिन को स्टेबल देखना चाहूंगा और ग्रोथ वापस देखना चाहूंगा। दूसरा, इंडस्ट्रियल इंफ्रा, जहां पे मार्जिन्स भी थोड़े कम है और ओवरऑल लार्ज ऑर्डर्स भी नहीं आए, वहां पे दोनों में मैं लार्ज ऑर्डर्स भी देखने की एक्सपेक्टेशन है इस साल, और मार्जिन इंप्रूवमेंट की है। और तीसरा रहा न्यू एनर्जी, वहां पे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह रेगुलरली चलते रहे, स्टेबल रहे बिजनेस। यहाँ पे मैं नई एनर्जी पे जो हमारे थोड़े टेक्नोलॉजी डिसीजंस हैं उन पे क्लैरिटी और इन्वेस्टमेंट, ये मेरे 3 बिग एक्सपेक्टेशन है इस साल के लिए। इसका नेट क्या रहेगा, मतलब जो आप पूछ रहे हैं क्या मार्जिन्स थोड़े और इम्प्रूव हो सकते हैं, हल्के से और इम्प्रूव हो सकते हैं, पर मार्जिन से ज्यादा मेरा फोकस इस साल हमारा पूरा ही कि जिन जिन एरियाज में हमें इन्वेस्ट करना है वो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो इस साल करीब 70-80 करोड़ हमने साइड में रखे हुए हैं कि नई, ये जो कुछ कुछ नए इंटरेस्टिंग एरियाज है वहां पे हमें इन्वेस्टमेंट भी करना पड़े एट द कॉस्ट ऑफ बॉटम लाइन, वो हम करेंगे, क्योंकि ये इन एरियाज में इन्वेस्टमेंट जरूरी है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही आशीष जी ने आपने, क्योंकि आप मतलब एक मैनेजमेंट को अगर बड़ी ग्रोथ दिख रही है तो थोड़े समय के लिए बॉटम लाइन से पैसा निकाल के उधर डाला जा सकता है, और आपने एक अच्छा इंसाइट दिया कि एनर्जी सेक्टर 10-20 साल की थीम है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और नए वित्त वर्ष की बहुत शुभकामनाएं आपको। नमस्ते आपको भी।